का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। और दूसरे चरण के आप मतदान से पहले पहले जो चुनावी शोर है वो फिलहाल थम चुका है और अब इसके बाद वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले चुनावी शोर अब पूरी तरीके से थम चुका है। यूपी के दूसरे चरण में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है और उत्तराखंड में 14 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा। और जाहिर तौर पर यह बड़ा महत्वपूर्ण है। वोटिंग से पहले कैंपेनिंग जो इससे पहले तक चल रही थी दूसरे चरण के मतदान को लेकर के, अब जो कैंपेनिंग हो रही थी वो फिलहाल थम चुकी है। जो चुनावी शोर है वो फिलहाल थम चुका है दूसरे चरण के लिए। तो दूसरे चरण का जो चुनाव प्रचार है वो अब थम चुका है और साथ ही साथ 14 फरवरी को वोटिंग होनी है और उत्तराखंड में 14 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा। वहीं उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी ये चुनाव होना है, तो दूसरे चरण का उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, लेकिन उत्तराखंड में ये पहले चरण का मतदान होना है। तो फिलहाल चुनावी शोर थम चुका है और इस शोर के बीच में कई वादे हैं, कई दावे हैं जो अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा किए गए हैं। लेकिन फिलहाल यूपी में दूसरे चरण के लिए आप वोटिंग से पहले चुनावी शोर फिलहाल थम चुका है और आखिरी दिन कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने बातों को जनता तक पहुंचाने का काम किया और अब प्रदेश में चुनाव प्रचार थम चुका है और यूपी के दूसरे चरण में 14 फरवरी को वोटिंग होगी और ऐसे में उत्तराखंड में 14 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा। तो ये दोनों ही फेज और दोनों राज्य आप सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में ये कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर जब ये दूसरे चरण का मतदान होगा तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ गठबंधन है समाजवादी पार्टी, आरएलडी और एसपी का, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। आशीष गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है, क्योंकि दूसरे चरण का जो चुनावी शोर है वो फिलहाल थम चुका है? जी बिल्कुल शुभेंदु, जिस तरह से अब 9 जिलों की विधानसभा सीटों पर मतदान होना है 14 फरवरी को, और बरेली में भी 9 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। और आपको बता दें कि इन सभी 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लिहाजा एक बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए कि इन सभी सीटों पर वो अपना वर्चस्व जो है वो कायम कर सके। और इसी को लेकर लगातार यहाँ पर जो बड़े नेता हैं वो लगातार बरेली में दौरा कर रहे हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि अब 5 बजने के बाद जो चुनाव प्रचार है वो थम गया है और अब सभी जो प्रत्याशी हैं और जो सभी रणनीतिकार हैं वो अब चुनाव प्रबंधन में जुट गए हैं। जी शुभेंदु, ये इस विधानसभा के साथ साथ इसके आसपास की जो बरेली के आसपास की जो विधानसभाएं हैं, आप आशीष क्या समीकरण देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि हर राजनीतिक दल ने पुरजोर तरीके से कोशिश की है, हर किसी का समीकरण अपने आप को जीतते हुए बता भी रहा है, दिखा रहा है, लेकिन असल मायने में ग्राउंड जीरो पर लोगों का इसमें रुझान क्या नजर आता है? और साथ ही जब दावे अलग अलग किए गए हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा, तो कितना प्रभाव उन मैनिफेस्टो के जरिए लोगों के जहन में पड़ा है? देखिए शुभेंदु, आपको बता दूं कि दूसरे चरण की जिन 55 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें बहुत सारी सीटों पर जो है मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जहां पर जो मुस्लिम मतदाता है वो 30% से भी ज़्यादा है। लिहाजा जो सभी राजनीतिक दल हैं वो वोटों के ध्रुवीकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं। तमाम जो जनसभाएं हैं उसमें इस तरह के बयान दिए गए हैं कि जो मतदाता हैं वो एकजुट हो जाएं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर कोई अन्य राजनीतिक दल, सभी के सभी यही प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से जो मतदाता है वो एकजुट होकर वोट करे। समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि इस बार जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भ्रमित नहीं है और जो दूसरे चरण की सीटें हैं, चाहे वो बरेली हो, बरेली के अलावा अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और तमाम जो ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं और वहाँ पर हमेशा से मुस्लिम मतदाता जो है निर्णायक भूमिका में रहते हैं और समाजवादी पार्टी की परंपरागत वोट बैंक भी वहाँ पर मौजूद है। लिहाजा द्वितीय चरण में हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए मामला थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार मोदी और योगी के नाम पर वोट पड़ते आए हैं, लिहाजा इस बार भी देखना ये होगा कि जो जनता है वो प्रत्याशियों के अलावा क्या केवल केंद्र सरकार या फिर बड़े चेहरों पर जो हिंदुत्व के चेहरे भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं उन पर वोट करती है। जी सुबह। लेकिन आशीष, 2019 के चुनाव के बाद एक बड़ा जो मैंडेट है या लोगों का जो प्यार है या समर्थन है वो एक राजनीतिक दल को मिलता है और उसी उम्मीद में इस बार 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन ये कैसे बदल सकता है? अगर वोट परसेंटेज के लिहाज से भी देखा जाए तो अगर उसमें गिरावट भी होती है तब भी समर्थन तो उनको मिलेगा।
जी बिल्कुल सुवेदु, बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। आमतौर पर देखा गया है कि जब भी वोट परसेंटेज बढ़ता है तो फिर कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देती है सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति, लेकिन इस बार इसका उल्टा है। चूंकि कोविड का भी दौर है और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी है उसका जो सत्ता में काबिज है उसका वोट बैंक शहर में ज़्यादा होता है, और अगर पोलिंग परसेंटेज कम होता है तो ये माना जा रहा है कि इस बार जो अल्पसंख्यक है या फिर जो समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है वो जो है वो एकजुट होकर पड़ने की तैयारी में है। लेकिन अगर वोट परसेंटेज कम होती है तो कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी चलिए, कुछ हद तक नुकसान है, लेकिन किसको कितना नुकसान होगा। लेकिन फिलहाल चुनावी शोर थम चुका है, और इस चुनावी शोर के थमने के साथ ही फिलहाल जो कैंपेनिंग है या पूरी तरीके से जो आचार संहिता है वो पूरी तरीके से लागू भी है। इसका बहुत हद तक ध्यान भी रखना है, पालन करना है, और इसीलिए ये लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने सभी दर्शकों को। लेकिन जरा आशीष, एक चीज और बताइए, इस चुनावी शोर के बीच में बड़े वादे अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से तो किए गए हैं, लेकिन जिस पर ज्यादा फोकस लोगों का भी है वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं? देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कोविड काल में राशन बंटवाया गया था वो इस चुनाव में जो मुझे लगता है गेम चेंजर साबित होने वाला है। ग्रामीण इलाकों में कहिए या शहरी इलाकों में जो भी लोग राशन कार्ड के द्वारा महीने में 2 बार राशन पा रहे थे, चाहे वो चना हो, दाल हो, रिफाइंड हो या फिर तमाम अन्य अनाज हो, वो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति एक लोगों के में एक अच्छी बात है कि वो सरकार ने उनका ध्यान रखा। कोविड के दौरान जब काम धंधे चौपट थे और लोग बेघर भी हो गए थे तो उनको खाने की समस्या नहीं हुई, ये एक बड़ी बात है। और जिस तरह से राजनीतिक दलों के साथ में हम लोगों ने भी साथ में गाँव और क्षेत्रों में जाकर दौरा किया तो वहाँ पर लोगों से जो हमने बातचीत की वहाँ पर उनका कहना ये था कि सरकार ने जो है खाद्यान्न को लेकर जो है बहुत ध्यान रखा और लोगों को किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी। इसके अलावा तमाम राजनीतिक दल जो ने लुभावने वादे किए हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार ने फ्री बिजली से लेके और तमाम स्कूटी और ये तमाम चीज़ों का वायदा किया है। कांग्रेस भी फ्री स्कूटी और महिलाओं को 40% भागीदारी के साथ मैदान में है, और अब भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र भी उन सब पर 21 साबित हो रहा है। लिहाजा अब इस बार जनता के हाथों में लड्डू हैं और जनता को ये तय करना है कि किसका घोषणा पत्र पर वो भरोसा करती है। जी शुभेंदु, ये जनता के ऊपर है कि वो आखिर किस पर भरोसा करती है। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी जो कि शुरुआत से इस रेस में थोड़ा सा अलग नजर आ रही है, कैंपेनिंग के लिए भी ज्यादा कुछ हाथ पैर नहीं किए मारे गए। इसमें मायावती भी इस बार इस पूरे इलेक्शन के दौरान ज्यादा एक्टिव मूड में नजर नहीं आई हैं। लेकिन बीएसपी का इस चुनाव के अंदर क्या रोल रहेगा और कितना प्रभाव फिलहाल लोगों के जहन में बीएसपी को लेकर के नजर आ रहा है अभी? देखिए शुभेंदु, आपको बता दूं कि बहुजन समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो इस बार सभी लोग उनको आउट ऑफ पिक्चर मानकर चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आया वैसे वैसे जो भी अन्य पार्टियों के असंतुष्ट नेता थे वो टिकट की खातिर बहुजन समाजवादी पार्टी का रुख करते गए, और उसके बाद बसपा जो है एकदम से ऐसा लगने लगा कि शायद फाइट में आ गई है। और बरेली में भी आपको बता दूं कि 1 या 2 सीटों पर बसपा अच्छी तरह से लड़ रही है, और बरेली में भोजीपुरा सीट पर परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। इसी तरह की कमोवेश स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है कि जो बसपा को अभी तक पिछले बार का जो उनका आंकड़ा था वो 19 का आंकड़ा था, लेकिन हो सकता है कि इस बार जो प्रत्याशी बाकी पार्टियों से नाराज होकर बसपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं वो कई सीटों पर उलटफेर भी कर सकते हैं। जी, लेकिन अगर देखा जाए तो इस बार का ये दूसरे चरण का जो लड़ाई है ये भी बड़ी महत्वपूर्ण नजर आ रही है। शहनवाज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शहनवाज, क्या अभी तक जानकारी है, क्योंकि दूसरे चरण के जो दिग्गज प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीरें और साथ ही साथ उनके बारे में हम सभी दर्शकों को जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन दूसरे चरण का ये जो मतदान होना है ये कितना दिलचस्प है, कितना जरूरी भी है ये समझना कि दूसरे चरण की लड़ाई सभी राजनीतिक दलों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल शुभेंदु, मैं आपको बता दूं, मुरादाबाद की अगर बात करें तो चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम गया है। मुरादाबाद जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, 2012 की अगर हम बात करें तो मुरादाबाद की 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। 2017 में 4 सीटों पर, जिसमें 2 भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में दर्ज कराई थी। अभी भी समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वो लगातार इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उनके दावे हैं कि वो 6 सीटों पर यहाँ पर जीत दर्ज कराने जा रहे हैं। लेकिन अभी मैं बता दूं, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, हालांकि सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी का यहाँ पर दौरा था, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मुरादाबाद की 6 सीटों पर कमल खिलाने जा रही है।
और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी दावा है कि वो इस बार मुरादाबाद, खासकर फोकस उनका मुरादाबाद नहीं है। और बात की जाए तो मुरादाबाद की 6 की 6 सीटों पर सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तक जो है कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। ठीक है, ये मुख्य मुकाबला है, लेकिन इस कड़े मुकाबले के बीच में जीत किसको मिलती है ये फिलहाल देखने वाली चीजें हैं, क्योंकि जनता बहुत हद तक अपने मन में तय कर चुकी है कि किस तरफ जाना है। लेकिन जरा रामपुर का भी रुख कर लेता हूं मैं। रामपुर से हमारे संवाददाता ओमपाल सिंह हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। ओमपाल, रामपुर का इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है। कैंपेनिंग जिस रूप में हो रही है और लोगों में जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है उसका कितना असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि रामपुर का बड़ा जिक्र हो रहा है इस चुनाव में। और स्वाद टंडा अपने आप। मैं सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले रामपुर का ही बताता हूं। तो रामपुर में 45 वर्षों से आजम खान इस सीट पर लगातार विधायक बने और जब वो सांसद बन गए, उपचुनाव हुआ, तब भी ये सीट उन्हीं के खाते में गई, यानी कि उनकी पत्नी तंजीन फातिमा अभी भी विधायक है। यहाँ पर बिलासपुर की अगर मैं बात करूं तो बिलासपुर में भी बलदेव सिंह औलख ने पहली बार कांग्रेस प्रत्याशी संजय कपूर को हरा करके इस सीट पर कब्जा किया और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताकर चुनाव मैदान में उतार दिया। इस बार वहां पर भी कांटे की टक्कर उसी प्रत्याशी से है जो लगातार बिलासपुर की सीट पर काबिज रहता था। स्वार टांडा की अगर मैं बात करूं तो स्वार टांडा में एक तरफ नवाब परिवार के काजिम अली खान और नवेद मियां के बेटे हमजा मियां भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस से अपनी किस्मत वो आजमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम है। अब्दुल्ला आजम पहली बार 2017 में चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन यूपी में जब सत्ता परिवर्तन होता है तब नवाब परिवार और नगर विधानसभा सीट पर जो आकाश अली सक्सेना है वो उनकी शिकायतें करते हैं और उन्हीं शिकायतों को लेकर आजम अब्दुल्ला की विधायकी हाईकोर्ट से रद्द हो जाती है। और इसीलिए अब्दुल्ला आजम के लिए इस बार का ये चुनाव उतना आसान नहीं नजर आ रहा है। ये बड़ा कड़ा और बेहद दिलचस्प ये मुकाबला नजर आ रहा है। मैं वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन जरा शाहजहांपुर का रुख कर लेता हूं। सुशांत हमारे साथ हैं। आप सुशांत, जरा सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं कि शाहजहांपुर में जिस तरीके से तस्वीरें और जो जानकारी और इस पूरे कैंपेनिंग के दौरान जो चीजें और जिस बात को लेकर के शोर नजर आया, क्योंकि आज तो चुनावी शोर जो है वो थम चुका है, इस बीच में सबसे ज्यादा शोर और हल्ला किस बात को लेकर के था? अगर बात की जाए शाहजहांपुर में 2017 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीटें गई थी सिर्फ और समाजवादी पार्टी सिर्फ खाता खोल पाई थी। उसके बाद जो आज लास्ट डे था चुनाव प्रचार का, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद लगातार सारे प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन आज 12 फरवरी को चुनाव प्रचार समाप्त होना था शाम 6 बजे, जो कि समाप्त हो चुका है। लेकिन जो आज तीनों पार्टियों की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी के सत्येंद्र सिंह थे जिन्होंने खुद रोड शो किया सुरेश कुमार खन्ना के लिए, साथ ही 6 विधानसभा के लिए अखिलेश यादव ने एक जनसभा संबोधित की। उसके बाद अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो वहां से भी इमरान थे, जबकि शाहजहांपुर जो सीट है वो सबसे महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना 9वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। लास्ट 8 बार से लगातार वो जीत हासिल कर रहे हैं, तो इस बार उनका मानना है कि अगर वो जीत गए तो उनका गिनीज बुक ऑफ में अवार्ड में नाम दर्ज होगा, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसीलिए हाँ, ठीक है। आप जरा न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरे चरण में ये चुनाव होने जा रहा है, बल्कि उत्तराखंड के अंदर भी पहले चरण का ये मतदान होगा, और इसीलिए देहरादून से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख कर लेता हूं। रोहित सोनी, आप सबसे पहले जरा ये समझना चाह रहे हैं कि आप पाला एक तरफ से बदल करके दूसरे पाले में जाकर के बैठ जाना, ये दूसरे राजनीतिक दलों के लिए और राजनीतिक दलों के बीच में जो रस्साकशी खेमेबाजी को लेकर के जो चल रही थी, वो कितनी अभी तक सेटल हो पाई है और कितना नफा नुकसान किस राजनीतिक दल को ज्यादा होने वाला है? बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर देखिए तो उत्तराखंड राज्य में कुल 70 विधानसभा की सीटें हैं, जिसको लेकर के 14 फरवरी को मतदान होना है। अगर जो दल बदलों की अगर बात करें तो शुरू से यही देखा गया, क्योंकि जो घटनाक्रम पे हम पर गौर करें, साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले साल 2016 में करीब तमाम विधायक यानी करीब 9 से 11 विधायकों ने जो है कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। उसके बाद से जो अब फिलहाल वर्तमान जो स्थितियां हैं, इसमें से करीब 3 से 4 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने फिर से
बीजेपी छोड़ करके फिर से कांग्रेस में घर वापसी की है। लेकिन कहीं ना कहीं जो समीकरण बैठने की अगर हम बात करें तो जो उस दौरान 2016 में घटना घटित हुई थी, यानी कि जो नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में दामन थामा था, उस दौरान सबसे बड़ा समीकरण यह थी कि जो पुराने कार्यकर्ता थे, दोनों ही पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता उस सीट पे तैयारी कर रहे थे पिछले 5 सालों से, उनपे कहीं ना कहीं उनको निराशा हाथ लगी है। और यही वजह है कि जब टिकट बंटवारे किए गए, तमाम जो नेता पहले से तैयारी करते पिछले 5 सालों से, वो काफी नाराज भी नजर आए, जिसको डैमेज कंट्रोल करने को लेकर भी पार्टी संगठनों ने काफी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन बावजूद इसका अगर हम देखें तो अभी भी बीजेपी की ओर से करीब 15 प्रत्याशी निर्दलीय खड़े हैं, यानी कि जो बीजेपी कार्यकर्ता रह चुके हैं, अब उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया और उन्होंने अब निर्दलीय ताल ठोका है, जो अभी भी चुनावी मैदान में है। तो अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में अभी भी 8 प्रत्याशी ऐसे हैं जो निर्दलीय रूप से जो है लेकिन मैदान में है। रोहित, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि उत्तराखंड की परिपाटी रही है कि एक साल जो है वो कांग्रेस पार्टी का मौका मिलता है और जनता दूसरी बार जो है वो किसी और दूसरे राजनीतिक दल को मौका दे देती है। तो इसी तरीके से अदला बदली चलती रही है। लेकिन बीजेपी इस बार ये पूरी तरीके से दावा कर रही है कि इस परिपाटी को बदलने जा रहे हैं। बिल्कुल, एक बड़ी चुनौती बीजेपी के पास यही है, क्योंकि दोहरी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अमूमन तौर पर यही रहा है कि राज्य गठन के बाद से अभी तक के 4 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, 5वीं विधानसभा जा रहा है और इन चारों विधानसभा के चुनाव में पहली बार जो है सत्ता पर काबिज हुई कांग्रेस, काबिज हुई, उसके बाद बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। यानी कि अगर आप टर्म वाइज देखें तो इस बार जो नंबर है कांग्रेस का आता है। यही वजह है कांग्रेस काफी आश्वस्त नजर आ रही है, क्योंकि जनता का मूड हमेशा से बदलता रहा है। और इसमें एक चीज और भी जोड़ना चाहेंगे आपको, क्योंकि अन्य जो दल है, या फिर हम बात करें जो समाजवादी पार्टी है, बसपा है, और इसके अलावा जो क्षेत्रीय दल, खासकर यूकेडी जो है, जो उत्तराखंड की पहली क्षेत्रीय दल है, और इसके अतिरिक्त जो आम आदमी पार्टी थर्ड फ्रंट के रूप में उत्तराखंड में उभरी है। लेकिन इन किसी भी दलों को अभी तक मौका नहीं मिल पाया। हालांकि साल 2002 में जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ तो उस दौरान यूकेडी कुछ प्रत्याशी निकल के सामने आए थे, बसपा के कुछ प्रत्याशी निकल सामने आए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी का अभी तक यहाँ पे खाता भी नहीं खुला है और आम आदमी पार्टी का अभी तक खाता नहीं खुला। हालांकि आम आदमी पार्टी पहली बार जो है पूरी तरीके से 70 की 70 विधानसभा में चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि उत्तराखंड का मूड हमेशा शुरू से ही बीजेपी कांग्रेस पे ही रहा है, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर से सत्ता पर बीजेपी काबिज हो सकती है। बीजेपी का दावा यह किया जा रहा है, कांग्रेस का दावा यह है कि फिर से जो परिपाटी शुरू से चली आई है, एक बार बीजेपी, बिल्कुल जो परिपाटी चली आ रही है उस परिपाटी को बदलने के लिए इस बार कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस बार जो सभी चीजें हैं आप उसको अपने मुताबिक देखा जाए और एक बार फिर से वो सत्ता पर काबिज हो पाए। लेकिन इन सियासी समीकरणों के बीच में आम आदमी पार्टी भी अपनी भूमिका देख रही है और वो ये मान करके चल रहे हैं, वो कह रहे हैं लगातार कि इस बार दोनों राजनीतिक दलों को, क्योंकि जनता ने हर बार मौका देकर के देख लिया है, इसलिए इस बार आम आदमी पार्टी को मौका है। लेकिन किसके पास कितना मौका है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन रोहित, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आप इस पूरे चुनाव के दौरान, क्योंकि पलायन का मुद्दा, बिजली को लेकर के संकट की बात और अब रोजगार को लेकर के बातें जो सामने आ रही हैं, कितना इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया? क्या ये मुद्दे जो हैं वो इस बार लोगों के जहन में हैं? बिल्कुल, देखिए जो उत्तराखंड का हमेशा शुरू से मुद्दा यही रहा है कि विकास का मुद्दा होना चाहिए। हालांकि वर्तमान जो परिस्थितियां यह हो गई है कि जो प्रदेश की स्थितियों के अनुसार जो मुद्दा होना चाहिए, प्लान का जो मुद्दा सबसे अहम रहा है। इसके अलावा जो लगातार जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में तुष्टीकरण की राजनीति उत्तराखंड में साफ तौर पर देखी जा रही है। लगातार जिस तरह से कि जो भाजपा संगठन है वो लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही गई उनकी तरफ से, जुम्मे की नमाज की बात कही गई है। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के भाजपा संगठन लगातार जो है कांग्रेस को घेरने की कवायद में जुटी हुई है। चलिए ठीक है, जाहिर तौर पर ये देखने वाली चीज है, क्योंकि अब फिलहाल चुनावी शोर जो है वो तो थम चुका है, लेकिन इसमें अब वोटिंग के दौरान जनता के मन में क्या होता है ये फिलहाल देखने वाली चीजें हैं। बहुत शुक्रिया सभी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, जानकारी दी ग्राउंड जीरो से। लेकिन अब जरा